हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज का फर्स्ट हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या होता है, इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये लॉ किसने दिया था। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय द फ्रेंच केमिस्ट एंटोनी लिओविए इन 1774। ये लॉ फ्रांस के एक केमिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लिओविए, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। तो आप ये बात याद रखना है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। तो एंटोनी लिओविए को इन 1774 में उन्होंने ये लॉ दिया था। ये लॉ हमें क्या बताता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। या फिर इन अदर वर्ड्स, फॉर एनी केमिकल प्रोसेस इन ए क्लोज सिस्टम, किसी क्लोज सिस्टम में किसी केमिकल प्रोसेस के लिए मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो ये जो हम एरो यूज़ करते हैं ना, तो एरो के टेल की तरफ जो भी होते हैं उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और इसके हेड की तरफ जो होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट्स हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है। तो हम देखेंगे कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होना चाहिए। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस एग्जांपल में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो देखेंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कैसे ट्रू साबित करता है। तो कार्बन का एक एटम जो होता है उसका मास होता है 12 ग्राम, ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 ग्राम। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो हो जाएंगे 32 ग्राम्स। और कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे आप कार्बन और 2 ऑक्सीजन का ऐड करेंगे तो 44 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि रिएक्टेंट जो इस साइड के हैं इनका टोटल मास 12 + 32 मिलकर के कितना हो गया, 44 ग्राम। मतलब कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये भी 44 ग्राम ही हो रहे हैं, तो दोनों तरफ इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ट्रू साबित हो रहा है। सेकेंड देखेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम जो होता है उसका मास 1 ग्राम होता है। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम है तो कितना इसका मास हो जाएगा, 4 ग्राम। और 2 ऑक्सीजन के एटम है, एक का मास होता है 16 ग्राम, तो 2 का हो जाएगा 32 ग्राम्स। और H2O का हम निकालेंगे, सिर्फ H2O का कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का और प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 18 हो गया। लेकिन यहाँ पे H2O के 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो कितने हो जाएंगे, 2 से हम इधर जो भी नंबर दिया रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 36 ग्राम। आप यहाँ पे देख सकते हो 4 + 32 अगर आप करो तो ये भी 36 ग्राम ही आएगा। तो दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ के मास जो है वो क्या है, इक्वल है। यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये अच्छा एक एग्जाम्पल है। इससे हमें क्या पता चलता है कि वेट बिफोर द रिएक्शन, बिफोर द रिएक्शन जो होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, आफ्टर द रिएक्शन जो भी चीज़ें बनती हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये बिफोर द रिएक्शन तो ये हो गया, आफ्टर द रिएक्शन ये हो गया। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि रिएक्टेंट को हम क्या कह सकते हैं, बिफोर द रिएक्शन, ठीक है। तो वेट बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू वेट आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन होने के बाद भी वेट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसी को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो जब भी नाम आ जाए डिफिनिट या कांस्टेंट तो आपको डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही है। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय लुईस प्राउस्ट। ये लॉ लुईस प्राउस्ट ने दिया था, कब दिया था, 1799 में, ठीक है।
ये आप हमेशा याद रखना दोनों लॉ के बारे में कि कौन सा किसने दिया था, ठीक है। तो डिफिनिट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला लॉ लुईस प्राउस्ट ने दिया था 1799 में। ये लॉ हमें बताता है कि ए केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम रेशियो इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द सोर्स फ्रॉम वेयर इट इज़ टेकन। कोई भी केमिकल कंपाउंड है वो कहाँ से लिया गया है, किस प्रोसेस से बनाया गया है, ये उसके कहाँ से लिया गया है, किस प्रोसेस से बनाया गया है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कई सारे प्रोसेस से बनाए जा सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी प्रोसेस से बनाया गया हो, कहीं से भी लिया गया हो, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो दोनों में कार्बन ही और ऑक्सीजन ही होंगे। ऐसा नहीं है किसी और प्रोसेस से बनाया गया हो तो उसमें नाइट्रोजन आ गया, नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड में तो सेम हमेशा वही एलिमेंट होंगे। क्या दिया है, कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट, चाहे किसी भी प्रोसेस से बनाया गया हो एलिमेंट वही होंगे और सेम रेशियो में होंगे। मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी प्रोसेस से बनाया जा रहा हो, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो उतना ही होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड वाटर ऑलवेज कंटेन सेम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाई मास। अगर हम वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लें तो इसमें क्या क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाई मास क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 एटम्स हैं, एक एटम का मास अभी मैंने बताया कितना होता है 1 ग्राम होता है, तो 2 एटम का कितना हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन एक का कितना होता है 16। दोनों का रेशियो हम देखेंगे 2 से डिवाइड करके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1:8। अब वाटर आप किसी तालाब से ले रहे हो, वो शुद्ध वाटर होना चाहिए, किसी तालाब से ले रहे हो, नदी से ले रहे हो, नल से ले रहे हो, आप कहीं से भी लो, वाटर जो रहेगा उसके 1 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो मास के हिसाब से हमेशा 1:8 ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन का 3:8 रहेगा, और मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो बाई मास 3:1 रहेगा, चाहे वो किसी भी प्रोसेस से बनाया गया हो, ठीक है। लेकिन इस रूल की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं, तो उसको हम जान लेते हैं। लिमिटेशन मीन्स होता है कमी। क्या है इस रूल की, तो इस रूल की कमी ये है कि दिस लॉ डज नॉट होल्ड गुड व्हेन द कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट। कि अगर ये जो रूल है ये तब सही साबित नहीं होता है जब किसी एलिमेंट के आइसोटॉप्स यूज किए जाते हैं। अगर आप देखोगे आइसोटॉप क्या होता है, तो मैंने आइसोटॉप का भी नीचे नोट लिख रखा है। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स आर मेंबर ऑफ ए फैमिली ऑफ एन एलिमेंट दैट ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जिनके प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग होंगे, और ये जो होगा ये एक ही एलिमेंट की फैमिली का होगा। एग्जाम्पल आप देखो, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है ये 3 मेंबर्स होते हैं, जो आइसोटॉप्स 3 होते हैं हाइड्रोजन के। जैसे ये जो नीचे नीचे लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पे जो होता है ये क्या इंडिकेट करता है, एटॉमिक नंबर इंडिकेट करता है या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंडिकेट करता है किसी एटम में। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 1 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1 है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 1 है, ठीक है। और किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 1, न्यूट्रॉन कितना हो गया 0, इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, इसमें 2 न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं, इनका यूज 3 आइसोटॉप्स हैं, जहाँ पे फर्स्ट वाले को जाना जाता है प्रोटियम नाम से, सेकेंड है ड्यूटेरियम, थर्ड है ट्राइटियम, ठीक है। इसी तरह से कार्बन के भी आइसोटॉप्स होते हैं C12, 13, 14, 3 आइसोटॉप्स। अब आप ये सोचोगे कि लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन में आइसोटॉप का क्या यूज़ हो गया,
मतलब कैसे जब आइसोटोप यूज़ करते हैं तो वो सही साबित नहीं होता लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। तो आप यहाँ पे देखो एग्जांपल में कि अगर कार्बन, अभी हमने क्या पढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉरी कार्बन और ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, वो बाई मास किस रेशियो में होते हैं, 12:32 में पढ़ा ना हमने। अभी आपने यहाँ पे ऊपर देखा 12:32 में होते हैं, यहाँ पे आपने देखा 12:32 में, ठीक है। लेकिन जब कब होते हैं, जब हम कार्बन का एक आइसोटोप यूज़ करते हैं C12 वाला, तब होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम कार्बन का दूसरा आइसोटोप C14 यूज़ कर लें तब रेशियो क्या हो जाएगा, 14:32 हो जाएगा, ठीक है। जब कार्बन का C12 वाला आइसोटोप यूज़ करते हैं तब तो रेशियो 12:32 होता है, लेकिन C14 वाला आइसोटोप जब यूज़ करते हैं तो ये क्या हो जाता है, 14:32। मतलब यहाँ पे रेशियो तो डिफिनिट नहीं रहे, कांस्टेंट नहीं रहे, अलग अलग हो गए एक ही एलिमेंट कार्बन के लिए। तो इस तरह से सो द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन डज नॉट होल्ड ट्रू, यहाँ पे ये लॉ सही साबित नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन का नाम आपने पहले भी सुना होगा। तो चलिए, इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी, एटम्स के बारे में कुछ बताया या मैटर के बारे में, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। जितने भी इसमें कुछ इन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे, तो उन पोस्टुलेट्स को हम देख लेते हैं, ठीक है। द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बी स्टेटेड एज फॉलोज। ये सारे पोस्टुलेट्स हैं इनके। फर्स्ट पोस्टुलेट है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। जितने भी मैटर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बने होते हैं। उन सारे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं, जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड क्या है, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में ना तो इनको क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इंडिकेट करता है, तो ये वाला पोस्टुलेट एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, आप याद रखना। उसके बाद देखेंगे थर्ड क्या है, एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कोई गिवन एलिमेंट अगर दिया हुआ है उसके सारे एटम्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, एक ही तरह के होंगे, ठीक है, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, जैसे कार्बन का कोई सा भी एटम ले लो, कार्बन कई सारे कार्बन ले लो, उन सारे कार्बन का जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा और मास होगा वो आइडेंटिकल होगा। हालांकि ये बाद में गलत साबित हो गया, लेकिन अभी के लिए भी पढ़ते हैं, बाद में देखेंगे कि कैसे ये भी गलत साबित हो गया, ठीक है। फोर्थ है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर अलग अलग एटम्स लें तो उनके मास भी अलग अलग होंगे। जैसे कार्बन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, नाइट्रोजन ले रहे हैं, इन तीनों का मास भी अलग अलग होगा और तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगी, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ नंबर, एटम्स कंबाइन विद द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। कंपाउंड बनाने के लिए एटम्स जो होते हैं वो होल नंबर में कंबाइन होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि आधा कार्बन आधा ऑक्सीजन का एटम, ऐसा नहीं होता, होल नंबर में होते हैं, ठीक है। सिक्स नंबर है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ये लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन ही है, ठीक है, कि जो भी कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी गिवन कंपाउंड में वो हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। उस लॉ को हमने क्या कहा, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नाम से भी जानते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पोस्टुलेट लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को इंडिकेट करता है। तो ये 6 नंबर वाला पोस्टुलेट आप बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस।
ठीक है। जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी अगर उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आपको ज़रूर कराऊंगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन देखते हैं। इन ए रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एथेनिक एसिड, द प्रोडक्ट्स वेयर 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 gram of sodium ethanoate, so that these observations are in agreement with the law of conservation of mass। आप तो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डर गए होगे, है ना, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसको आप वर्ड्स जो वर्ड इक्वेशन होता है उसमें लिख लें। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, इन ए रिएक्शन, एक रिएक्शन में, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट रिएक्टेड विथ एथेनोइक एसिड, तो सोडियम कार्बोनेट प्लस एथेनोइक एसिड ये दोनों मिलकर रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड द प्रोडक्ट्स वेयर, प्रोडक्ट क्या क्या है यहाँ पे हम देखेंगे, प्रोडक्ट क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, वाटर तो वाटर लिख दिया, और क्या है, सोडियम इथेनोएट, तो सोडियम इथेनोएट लिख दिया। ये तीन जो हैं वो प्रोडक्ट्स हैं। अब कितने कितने हैं सबका मास दिया हुआ है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम, तो उसके नीचे हमने लिख दिया। एथेनोइक एसिड कितना है, 6 ग्राम, तो उसके नीचे हमने लिख दिया। सोडियम इथेनोएट 8.2 ग्राम, तो वो भी लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड 2.2 ग्राम एंड वाटर कितना है, 0.9 ग्राम, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका वर्ड इक्वेशन। अब वर्ड इक्वेशन लिखते ही ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें ट्रू साबित करना है कि यहाँ पे जो है वो एग्री कर रहा है कि नहीं ये वाला रिएक्शन उस रूल को, ठीक है। तो देखेंगे हम कि वो रूल हमें क्या बताता है, यही ना कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होंगे वो हमेशा मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होंगे, या फिर कि मास वेट बिफोर या फिर मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लेफ्ट हैंड साइड में क्या लेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड ले तो इस एरो का लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट्स हैं। ये सोडियम कार्बोनेट और एथेनोइक एसिड क्या है, हम रिएक्टेंट्स हैं, तो इनका मास हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 5.3 ग्राम और 6 ग्राम दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11.3 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद से अगर राइट हैंड साइड ले, राइट हैंड साइड में क्या है, मास ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं, तो मास ऑफ द प्रोडक्ट हम ऐड करेंगे 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम और 0.9 ग्राम। इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 11.3 ग्राम। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मास ऑफ द रिएक्टेंट किसके इक्वल हो गए, मास ऑफ द रिएक्टेंट भी 11.3 आया, मास ऑफ द प्रोडक्ट भी 11.3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। सो हमने प्रूफ कर दिया कि दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर, what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर के वाटर बनाते हैं और उनके मास का रेशियो क्या होता है, 1:8, ठीक है। मतलब आप जो भी मैथ पढ़ता होगा थोड़ा ठीक से वो तो ऐसे ही समझ जाएगा कि अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन कितने चाहिए, 8 ग्राम चाहिए। हाइड्रोजन अगर 2 ग्राम है तो ऑक्सीजन 16 ग्राम चाहिए, डबल उसका। हाइड्रोजन अगर 3 ग्राम है तो उसका ट्रिपल चाहिए, ऑक्सीजन 24 ग्राम, ठीक है। लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे, तो वो देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो रूल है, ये रेशियो वाला उसी में का है, स्टेट्स दैट कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। किसी भी कंपाउंड का कंपोजिशन वो तो हमेशा फिक्स होता है कि वो 1:8 में ही होगा। तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, 8 ग्राम। तो 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना चाहिए, 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 ग्राम। यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये दोनों न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आपको खुद समझने के लिए मैंने 2 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं और इसके आंसर्स जो हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है, ठीक है।
आपको आंसर्स कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विथ सम ऑक्सीजन टू मेक 36 ग्राम ऑफ वाटर, फिगर आउट हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन यूज्ड बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन रहा, हाउ मच ऑक्सीजन विल ऐड विथ 36 ग्राम कार्बन टू गिव 132 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एज्यूमिंग कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। ठीक है, तो आपको ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगले वीडियो में मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी, लेकिन तब तक आप खुद का टेस्ट लेते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो मिलते हैं अगले